हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वैदिक न्यूट्राकेस फिटनेस जर्नी। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ हेयर फॉल। अगर आप देखेंगे तो आजकल हेयर फॉल की समस्या बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है एंड एवरी फोर्थ में से एक इंडिविजुअल को हेयर फॉल या गंजापन या बाल झड़ना या जिसे हम मराठी में बोलते हैं कि केस गड़ती तो ये सारे प्रॉब्लम्स आजकल बहुत सारे लोगों को हैं, मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में भी ये कॉमन है। तो बिफोर वी गोइंग इनटू द डीप इनटू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द हेयर फॉल क्या है, उसके कॉजेस क्या है, उसके सिम्टम्स एंड उसके मैनेजमेंट कैसे करना है, मैं छोटी सी अपने बारे में थोड़ी सी स्टोरी बोलूँगा। तो मैं जब 18 साल का था तो एक्चुअली मेरा स्कूलिंग खत्म होने के बाद कॉलेज ज्वाइन हो गया। तो दैट टाइम मुझे थोड़ा थोड़ा हेयर फॉल का कंप्लेंट्स आने लगे, लेकिन उस टाइम पे उतना नोटिस नहीं किया। लेकिन जैसे ही मेरा कॉलेज ख़त्म होने आया ड्यूरिंग कॉलेज टाइम दैट प्रॉब्लम गोज़ ऑन इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड उस टाइम पे बहुत सारे ट्रायल्स एंड एरर्स किए लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। तो जैसे ही मैंने मेरा मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो फिर एक इंसाइट आ गया मुझे कि मतलब इसको कैसे मैनेज करना है एंड उसके बाद में अगेन आई स्टार्टेड माई ट्रायल एंड एरर। तो ये मैं 15 to 20 ईयर्स का ट्रायल एंड एरर होने के बाद मुझे पता चला कि कुछ एक स्टेप्स रहते हैं, वो स्टेप्स अच्छे से फॉलो अगर करते हैं, एक होलिस्टिक अप्रोच रखते हैं तो ही हम हेयर फॉल को प्रॉपरली कंट्रोल कर सकते हैं। ये वाला हेयर ऑयल लगाओ, ये वाला शैम्पू लगाओ, ऐसे कौन से भी प्रोडक्ट्स लगाने से आपको हेयर फॉल कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं होगा। उसको एक प्रॉपर होलिस्टिक केयर ही चाहिए जिससे आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो सकता है। अगर मैं ये होलिस्टिक अप्रोच ना अपनाता तो शायद 29-30 एज में ही मेरे पूरे बाल गए होते। तो बिकॉज ऑफ एक होलिस्टिक अप्रोच मैंने अपनाया तो ये 15 to 20 ईयर्स अप टू अभी मेरा एज 40 ईयर्स है, तो अब तक मेरे बाल मैंने थोड़े बचा के रखे हैं तो ये होलिस्टिक अप्रोच मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो उसके पहले हेयर फॉल मैनेज करने से पहले हम लोग थोड़ा देखेंगे कि उसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। तो अगर इंडिया में देखा जाए तो अगर मेल्स की बात की जाए तो मेल्स में मोस्ट कॉमन कॉज है वो इनहेरिटेंस है। मतलब अगर फैमिली हिस्ट्री है आपका, अगर आपकी फैमिली में कोई मदर के साइड में या फादर के साइड में किसी को हेयर फॉल की समस्या ज़्यादा है या गंजापन किसी को हो रहा है तो जेनेटिकली वो आप में भी हो सकता है। इंडियन मेल्स में ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, दैट इज़ हेरिडिटी। एंड फीमेल्स में कॉमन रीज़न है वो है इन डेफिशिएंसी। अगर इंडिया की बात की जाए तो जैसे कि मैंने अपने लास्ट एपिसोड में बताया था कि इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट है। तो अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की बात की जाए इंडिया में तो 60 to 70% वुमेन आर डेफिशिएंट, किसी ना किसी न्यूट्रिएंट की उनमें डेफिशिएंसी है, चाहे वो प्रोटीन डेफिशिएंसी रहने दो, आयरन की डेफिशिएंसी रहने दो या विटामिन की डेफिशिएंसी रहने दो। तो ये तीनों कारण है फीमेल्स में। प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो भी हेयर फॉल हो जाएगा, आयरन अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो भी आपके हेयर फॉल होंगे, आपका बायोटिन लेवल D3 लेवल कम है तो भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। ओके, तो नेक्स्ट कॉज है, ये तो मतलब मेन कॉजेस हो गए मेल्स एंड फीमेल्स में। मेल्स में भी एक कॉजेस हम लोग मतलब देख सकते हैं कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इज वन ऑफ द कॉज इन मेल्स आल्सो, ठीक है ना। नेक्स्ट कॉजेस है कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस। तो मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स हमारे बॉडी की जो होते रहते हैं उनका भी हेयर फॉल में थोड़ा रोल होता है। फॉर एग्जांपल अगर मेल की बात की जाए तो DHT जिसे बोलते हैं, डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन, तो एक हार्मोन है जो हेयर फॉलिकल्स को वीक बनाता है एंड उसके वजह से हेयर फॉल हो सकता है। तो इसका DHT का जब लेवल्स बढ़ जाता है मेल्स में तो दैट कैन लीड टू मेल टाइप ऑफ बाल्डनेस। ओके, एंड मेल एंड फीमेल बोथ में कॉमन है वो है अगर किसी को थायराइड की समस्या है, थायराइड या तो हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है या हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, तो उन लोगों में भी थोड़ा हेयर फॉल की समस्या हो सकती है। तो ये तो मेन कॉजेस हो गए। इसके अलावा भी और कुछ थोड़े माइनर कॉजेस रहते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट कॉज है कि स्ट्रेस एंड इमोशनल फैक्टर्स। तो अगर किसी का फिजिकल स्ट्रेस ज़्यादा है या मेंटल लेवल स्ट्रेस ज़्यादा है, प्रॉपर 8 घंटे की नींद ठीक से नहीं हो रही है उनकी, तो दैट कैन लीड टू फिजिकल स्ट्रेस। एंड अगर उसकी वजह से नींद की आपकी ठीक नहीं होती उसकी वजह से आपका इमोशनल स्ट्रेस या मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ सकता है एंड उसकी वजह से भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। नेक्स्ट फैक्टर है इसमें हेयर स्टाइलिंग एंड ग्रूमिंग। आजकल हेयर स्टाइल करने के लिए बहुत सारे जेल्स आएंगे, बहुत सारे कलर्स आते हैं और बहुत सारे केमिकल एप्लीकेशंस आते हैं जो हम लोग आजकल हेयर पे यूज कर रहे हैं और हमारा हेयर स्टाइलिंग जैसे हीटिंग करते हैं, स्ट्रेटनिंग के लिए
वगैरह हम लोग बहुत सारे प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं तो इनकी वजह से भी आजकल हेयर फॉल बहुत हो रहा है। वो हेयर फॉलिकल को एंड अपने हेयर जो लेंथ रहता है उसको डैमेज करता है एंड उसकी वजह से भी हमको हेयर फॉल की समस्या आ सकती है। नेक्स्ट कुछ मेडिकल कंडीशंस भी होते हैं जिसकी वजह से हमें हेयर फॉल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स रहते हैं जैसे कि लुपस एरिथेमेटोसस, स्किन कंडीशंस कुछ हो सकते हैं जैसे कि सोरियासिस है स्काल्प का, अगर एक्जिमा है, अगर डैंड्रफ बहुत हो रहा है बालों में तो उसकी वजह से भी आपको हेयर फॉल की समस्या आ सकती है। नेक्स्ट कुछ टिपिकल कंडीशन लाइक टाइफॉइड, कैंसर अगर हो गया तो उसके बाद में बहुत सारे लोगों को आजकल हेयर फॉल देखने को मिलता है। नेक्स्ट कुछ मेडिकेशंस भी रहते हैं जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल हो सकता है एंड वो मेडिकेशंस है लाइक बर्थ कंट्रोल पिल्स, कुछ स्टेरॉइड्स के टैबलेट्स आते हैं एंड अदर मेडिकेशंस लाइक कुछ कैंसर की ट्रीटमेंट्स हैं तो उसमें भी थोड़ा हेयर फॉल देखा जा सकता है। बाकी के थोड़े कॉमन फैक्टर्स रहते हैं जैसे कि एजिंग है या एनवायरमेंटल फैक्टर है। आजकल पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उसकी वजह से भी आपका अगर स्काल्प हेल्थ अच्छा नहीं है तो दैट कैन वीक योर फॉलिकल्स एंड हेयर फॉल हो सकता है आपको। एंड आपका डाइट, जैसे कि मैंने बोला डाइट, एक्सरसाइज एंड आपका प्रॉपर स्लीप अगर नहीं हो रहा है तो ये फैक्टर्स बहुत ज़्यादा आपके बालों के हेल्थ के लिए मायने रखते हैं। तो ये हो गया रिगार्डिंग उसके कॉजेस के बारे में। तो हम लोग इसका भी अप्रोच कैसे करना है, हेयर फॉल कैसे रोकना है। तो मैंने जैसे बोला कि कुछ तो हेयर ऑयल लगाने से या कुछ शैम्पू लगाने से आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरे बाल झड़ना कम हो जाएगा तो बिल्कुल नहीं होंगे। इसको एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए। जैसे मैंने बोला कि अभी इसके कॉजेस बहुत सारे हैं तो हर एक पर्सन में इसके डिफरेंट कॉजेस जैसे हो सकते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली उसको मैनेज भी करना होता है। अगर आपको देखिए एक गट हेल्थ का इशू है, आपका एब्सॉर्प्शन प्रॉपर नहीं है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, अगर उसकी वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा है तो थोड़ी आपको चंपी करने से आपके बाल आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। तो इसीलिए आपका जो कॉज है वो रूल आउट करना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट करना पड़ेगा। तो हम लोग वैदिक न्यूट्रा केयर में या हमारे हरिओम हेल्थ केयर जो है, हरिओम हेल्थ केयर पे हम लोग उसका बेसिक जो कॉजेस रहते हैं उसके ऊपर फोकस करते हैं एंड एक होलिस्टिक अप्रोच रखते हैं। मतलब जो भी आपके कॉजेस को रूल आउट करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, स्काल्प में इन्फेक्शन है या आपका डाइट ठीक नहीं है या आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है या आप एक्टिविटी कुछ भी नहीं हो रहा है आपका, या आपका न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, इसको रूल आउट करके हम लोग उसके हिसाब से आपका हेयर ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। तो व्हाट आर द फैक्टर्स, मतलब ट्रीटमेंट मैंने बात की तो उसमें क्या क्या आएगा। तो होलिस्टिक अप्रोच कैसे रहनी चाहिए, तो होलिस्टिक अप्रोच में क्या क्या आएगा। तो फर्स्ट थिंग इज़ प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट, जो कि एक प्रोटीन, विटामिन्स एंड आयरन का रिच सोर्स अपने डाइट में से मिल सके। नेक्स्ट थिंग है हाइड्रेशन, स्काल्प का केयर अच्छे से लेना चाहिए, एक्सरसाइज अच्छी करनी चाहिए एंड प्रॉपर स्लीप चाहिए। तो ये सभी फैक्टर्स को हम लोग जब फोकस करेंगे तो ही हमारा हेयर फॉल कंट्रोल हो सकता है। एंड इसको प्रोसेस कितना लगता है, एटलीस्ट कम से कम एक साइकिल जो हेयर का रहता है वो 5 मंथ्स का रहता है। तो कोई भी अगर जो हेयर ट्रीटमेंट ले रहा है एटलीस्ट एक 5 मंथ्स का ट्रीटमेंट या कोर्स आपको कंप्लीट करना है। आप 15 दिन का गोली लिया, 15 डेज का या 1 मंथ का मेडिसिन लिया और आपको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे अच्छा रिजल्ट आना चाहिए तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, ठीक है ना। प्रिवेंट के पॉइंट्स हैं, हम लोग उनको थोड़ा डिटेल्स में जाएंगे। तो जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट थिंग इज़ द प्रॉपर डाइट। तो प्रॉपर डाइट में मैंने बोला कि आपको एक प्रॉपर प्रोटीन सोर्स चाहिए, प्रॉपर आयरन सोर्स चाहिए एंड वाइटामिन्स। ये पूरे तीनों भी चीज़ें एक प्रॉपर कंडीशंस में, एक प्रॉपर डोसेज में आपको मिलनी चाहिए। एक बैलेंस डाइट आपका होना चाहिए जिसमें कि होल फूड्स हो सकते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स हो सकते हैं, होल ग्रेन्स, लीन प्रोटीन्स, हेल्दी फैट्स, ये सबको आपको लेने पड़ेंगे जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स से रिच रहेंगे। फॉर एग्जांपल कुछ सलमंड्स, वालनट्स, चिया सीड्स वगैरह ये आप ले सकते हैं। विटामिन्स मिनरल्स के लिए आप लोग विटामिन ए, सी, ई, विटामिन B7, जिंक, आयरन, बायोटिन, इससे जो रिच सोर्सेस है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप वेजिटेबल्स लेंगे, फ्रूट्स लेंगे तो ऑलमोस्ट सभी आपको मिल जाते हैं। या कुछ अच्छा सप्लीमेंट भी इसके साथ में आप जो बायोटिन रिच होता है वो भी आप सप्लीमेंट्स विटामिन्स के लिए ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज आयरन रिच सोर्स फूड भी आपको लेना पड़ेगा। आयरन हमको ज़्यादातर बीट रूट में मिल सकता है, स्पिनच में मिल सकता है। तो ये जो वेजिटेबल्स है जो रिच सोर्स है आयरन का, वो भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज हाइड्रेशन, आपको प्रॉपर आपका हाइड्रेशन मेंटेन रखना पड़ेगा। मतलब एटलीस्ट एक 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर, 3 से 4 लीटर पानी आपको कंपलसरी पूरे दिन में आपको पीना है। अगर प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन रहेंगे तो ही आपका बालों का हेल्थ अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है स्काल्प केयर एंड मसाज।
जैसे मैंने बोला कि कुछ इन्फेक्शन रहते हैं या पोल्यूशन की वजह से या डैंड्रफ की वजह से कुछ बालों में इन्फेक्शन है, तो वो आपको फॉलिकल्स, हेयर फॉलिकल्स को डैमेज करेगा एंड उसके वजह से हेयर फॉल होता है। तो हमको स्काल्प क्लीनिंग एंड मसाजिंग, ये 2 चीज़ों पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। तो अगर डैंड्रफ का ज़्यादा प्रॉब्लम है आपको, तो एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू वगैरह यूज़ करके आप हफ्ते में 2 या 3 बार बालों को अच्छे से वॉश कर सकते हैं। एंड प्रॉपर ड्राई होने के बाद एक थोड़ा सा हल्का सा ऑयल, आप कोकोनट ऑयल वगैरह बालों की लेंथ को थोड़ा सा मसाज करके लगा सकते हैं। या बिफोर शैम्पूइंग, अगर आप नेक्स्ट डे धो रहे तो उसके अगले दिन, उसके पहले दिन आप अच्छे से कोकोनट ऑयल लेके आपके बालों की थोड़ा चम्पी कर सकते हैं, स्कैल्प में उसको थोड़ा हल्का सा मसाज कर सकते हैं। इससे आपको 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो आपका जो ब्लड सप्लाई है स्कैल्प का वो भी बढ़ जाएगा एंड आपका थोड़ा स्ट्रेस भी रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों फ़ायदे हो जाते हैं। तो इसके लिए स्कैल्प मसाज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूजुअली इसमें आप कोकोनट ऑयल यूज़ करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि अदर जो ऑयल्स होते हैं उसमें मिनरल ऑयल्स वगैरह की मात्रा ज़्यादा रहती है। तो मोस्ट ऑफ द हमने देखा है कि जो अदर देन कोकोनट ऑयल यूज़ करें उनको हेयर फॉल की समस्या और बढ़ जाती है। तो आई सजेस्ट कि कोकोनट ऑयल विल बी द बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड रिलैक्सेशन। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, जैसे हमने कॉजेस में बोला कि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है हेयर फॉल्स में, तो उसको स्ट्रेस मैनेज करना पड़ेगा एंड एक रिलैक्स मूड आपका चाहिए। तो इसके लिए आप डेली योगा, मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज, ये तीनों का कॉम्बो कर सकते हैं। अल्टरनेट डे कर सकते हैं या 20-20 मिनट्स का आप लोग डेली एक शेड्यूल बना के, एक 20 मिनट्स का योगा, 20 मिनट्स का मेडिटेशन एंड 20 मिनट्स कौन सा भी एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज या वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, एरोबिक्स, कुछ भी अगर करेंगे तो इससे आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है वो ठीक रहेगा एंड आपका स्ट्रेस लेवल या कुछ एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, तो वो भी काफ़ी हद तक आपको कम करने को हेल्प हो सकती है। एंड इससे आपको नींद भी अच्छी लगेगी एंड एक 7 to 8 आवर्स की अगर प्रॉपर स्लीप हो जाती है तो दैट विल बूस्ट योर हेयर हेल्थ, ठीक है ना। नेक्स्ट इज़ अ रेड्यूस केमिकल एक्सपोजर। तो जैसे मैंने बोला कॉजेस में कि आजकल केमिकल एक्सपोजर बहुत बढ़ गया है। हम लोग कुछ अलग अलग तरह के डाई लगा रहे हैं, अलग अलग तरीके के कलर लगा रहे हैं, बालों को स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं, ज़्यादा हीट से एक्सपोज कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं सभी है, ये हमको अवॉइड करनी पड़ेगी। एंड अगर इससे भी अगर आपको ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, ये सब फॉलो करके भी अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, तो आप हमारे क्लिनिक आके विजिट कर सकते हैं या किसी भी हेल्थ केयर एडवाइज़र से एडवाइस ले सकते हैं। तो टू समराइज़, और एक बार मैं आपको समराइज़ करूँगा कि मेनली कॉजेस इंडिया में अगर देखे जाते हैं तो वो है जेनेटिक फैक्टर्स, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, हीट स्टाइलिंग मेथड्स एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ये मेन कॉजेस है। एंड उसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, एक प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट लेके हाइड्रेशन मेंटेन रखना है, स्कैल्प केयर रखनी है, प्रॉपर एक्सरसाइज चाहिए एंड प्रॉपर स्लीप चाहिए। अगर ये फैक्टर्स आप मैनेज करेंगे हेयर फॉल को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।